जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आशीष सिंह। आप भारत के टॉप डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स के जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं। और इंडिया के तमाम टॉप लीडरशिप को आपने इंटरव्यू किया हुआ है और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। आशीष सिंह साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू कमर। आपके सारे दर्शकों को नमस्ते फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर शो अगेन। काफी लंबा गैप रहा है बट लुक फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। आशीष भाई, पहला सवाल तो मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पे बात करते हैं। जब भारत के अंदर ये बात होती है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, इसकी क्या मतलब है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज मच ऑफ द ऑडियंस इन पाकिस्तान दे डू बिलीव दैट इंडिया विल अटैक अगेन। जैसे इंडिया ने पहले हमला किया था, तो अगर वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे हमला करेगा। डू यू सब्सक्राइब दिस थिंग? ये क्या इसका यही मतलब है? क्या कहेंगे? यस कमर, जो वहां पर आवाम को लग रहा है वैसा ही कुछ यहाँ पर भी आवाम को आभास ही नहीं है, बल्कि एक आइडिया है, एक क्लैरिटी है कि ये सिंदूर जिस तरह से बंद हुआ, दैट वाज नॉट द ग्रैंड फिनाले दैट वाज एक्सपेक्टेड। अगर आप इससे पहले देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी 2016 में, उसके बाद में फिर 19 में बालाकोट एयर स्ट्राइक था। उन दोनों का ना एक कोई कंक्लूजन था। देयर वाज अ फिनिशिंग पॉइंट, देयर वाज अ सेंस ऑफ क्लोजनेस जहां पर इट रीच्ड अ लॉट ऑफ पीक, बट सिंदूर का एक क्लोजनेस और एक द सेंस ऑफ क्लोजर नहीं आया था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी। और दूसरा, इसका अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये तो रही बात जो आवाम को लग रही है वो वाली बात है। तो यस, इट इज ट्रू एंड इट्स बोथ द साइड्स आर फीलिंग द सेम वे। बट अगर आप देखें उसको स्ट्रेटेजिकली, तो स्ट्रेटेजिकली इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज कही थी while the operation was on, कि any act of terror will be considered as act of war इन फ्यूचर। तो अगर कोई भी टेरर अटैक जो जो इंडियन गवर्नमेंट को लगेगा कि इसमें अक्रॉस द बॉर्डर कोई साइन है, या फिर कोई वहां से आया है, या फिर कोई वहां से सपोर्टेड है, फंडेड है, अगर इस तरह का कुछ साइन या स्ट्रिंग दिखेगा, तो फिर द गवर्नमेंट विल गो फॉर द वॉर। एंड दैट इज व्हाट द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर मीन। सो ऑपरेशन सिंदूर जारी है का स्ट्रेटेजिक और ओपन मैसेज ये है। दूसरी चीज आप देखें कमर, तो उसकी तैयारी भी है। क्या ये केवल कह दिया गया है? क्या ये केवल फील हो रहा है? क्या ये आवाम के बीच में? क्या ये केवल मीडिया के बीच में? नो, ये केवल और कहने वाली बात नहीं है, ये उसमें उसको लेकर काम भी किया जा रहा है। आई गिव यू अ कपल ऑफ नंबर्स टू फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूअर्स। अभी हफ्ते भर पहले 3 जुलाई को इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर 1,05,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट्स, 1,05,000 करोड़ रुपए के 10 डिफेंस के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये दिस इज समथिंग कॉल्ड डीएसी, द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसमें सारी सर्विसेज होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो होते हैं। तो ये 3 जुलाई का ये नंबर है। और साथ ही साथ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी हजारों करोड़ में किया गया है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इज लाइक तुरंत ऑफ द शेल्फ खरीद लिया गया, फटाफट प्रोसीजर, टेंडर, आरएफपी, ये सब वाले प्रोसीजर को पीछे छोड़ के आप फटाफट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तौर पर आप कर। तो ये दो आपको साइंस काफी क्लियरली दिखाई देंगे कि केवल बात नहीं हो रही है, उसको लेकर तैयारी भी हो रही है। लेकिन आशीष भाई, आपको नहीं लगता इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉर मोर देन 10 इयर्स एज पर द सिबरी रिपोर्ट? पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया को ऑलरेडी $78 बिलियन का डिफेंस बजट है। थर्ड, इंडिया को कौन रोक सकता है? जो मर्जी खरीदें। लेकिन ये जो आपको नहीं लगता दिस इज मोर ऑफ एन ऑप्टिक्स के, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इस तरह बंद हुआ है कि जिसमें बात ये चली है कि जी इंडिया के 6 जहाज गिरे, अमेरिका की तरफ से फोर्स किया गया कि आप सीज फायर करें, तो ये एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं जी हम इतनी एक्विजिशन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयर चीफ ने कहा कि ये बाबू सारा टाइम फैसले करते रहते हैं और हम तक चीजें नहीं पहुंचती। एक पॉइंट पे आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा दे देते हैं, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनानी होती है
तो यू गेट लेट। दूसरी तरफ से इंडिया के जो अभी डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो स्टेटमेंट आई उसमें भी कुछ इसी तरह की सप्लाई चेन का इशू आया। सो इंडिया हैज बीन टॉकिंग एंड प्रोक्योरिंग लॉट ऑफ इक्विपमेंट फॉर सो लॉन्ग। तो ये इतना कहना चाहिए 1 लाख करोड़ का हम खरीद रहे हैं, व्हाट डज दिस मीन? इंडिया तो बहुत कुछ बड़ी देर से कर रहा है, एक ही एडवर्सरी है मेजर, दैट इज पाकिस्तान। सो व्हाई इंडिया हैज टू प्रोक्योर सो मच फॉर वन कंट्री विच इज पाकिस्तान, ऑल्दो चाइना इज देयर? लेकिन इस पे आपको लगता नहीं कि दिस इज मोर ऑफ एन ऑप्टिक्स देन सब्सटेंस? नहीं नहीं, ये ऑप्टिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कमर, आपने अपने क्वेश्चन को जो लास्ट में आपने मॉडिफाई किया, दैट इज द क्रक्स। प्रिपरेशन केवल पाकिस्तान को लेके हो रही है ऐसा नहीं है, प्राइमरीली प्रिपरेशन चाइना को लेकर हो रही है। और इंडिया में ये फीलिंग हमेशा से रही है कि पाकिस्तान और चाइना टू फ्रंट वॉर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के लिए। सो ये प्रैक्टिस में भी दिखा है हमें, पहले इसकी कुछ ट्रेलर्स दिखे थे इसके पहले वाली वॉर्स में। अब उस चीज का लेके जो डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने आर्मी के कहा कि कैसे चाइना डायरेक्टली सर्विलेंस या फिर इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा था पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को। सो प्रिपरेशन इतने बड़े अमाउंट के एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट को लेकर, इट इज मोर टू डू विद चाइना। इट्स लाइक दिस, इफ वी प्रिपेयर फॉर चाइना, ओके, इन टर्म्स ऑफ आप डेटरेंस कह सकते हैं, आप वॉर प्रिपेयर्डनेस कह सकते हैं। इफ वी प्रिपेयर फॉर चाइना, देन प्रिपरेशन फॉर पाकिस्तान विल डिफॉल्ट हैपन, राइट? इसी तरह से ये बड़े नंबर्स किए जा रहे हैं। दूसरी चीज आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट आर्म्स खरीदे जाए हैं, ये मैसेजिंग की जा रही है। नो, सो देर इज अ मेथड टू दिस। द मेथड इज, आप लार्जली प्रोक्योरमेंट देखिए तो आप इंडियन कंपनीज या इंडियन जॉइंट वेंचर्स को लेकर ही फोकस किया जा रहा है, सो दैट इस प्रोक्योरमेंट को लेकर एक पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी, अभी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में पिछले कई सालों से, तो उस इकोनॉमी को लेकर और भी पुश मिले। अब क्या ये इकोनॉमी केवल जहाज और टैंक्स खरीद के आएंगे? नहीं, उसका आंसर आप ही के क्वेश्चन में है कि India has been the biggest importer of defense equipment for decades. अब वो बाहर से मतलब लेना तो पड़ता ही है, आप लेने आपकी वॉर प्रिपेयर्डनेस, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एडवर्सरीज बदल रही है। और ध्यान रखिए कि इंडिया अब टॉप 4 इकोनॉमी में है और बहुत ही जल्दी 2 सालों के अंदर में हम टॉप 3 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो यूएस और चाइना के बाद अगले 2-2.5 सालों में, 3 सालों में मैक्सिमम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी इंडिया। जब किसी भी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उस प्रोपोर्शन में उसका जो डिफेंस और आर्म फोर्सेस होती हैं वो भी बढ़नी डिफॉल्ट जरूरी हो जाती है। अब आप क्या करोगे अगर आप कोई अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं, 4 ट्रिलियन की हमारी ऑलरेडी इकोनॉमी हो गई है। अब आप 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कैन यू अफोर्ड टू हैव अ 20th लार्जेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड? नो। अगर आप इकोनॉमी में टॉप 3 होने जा रहे हैं, आप टॉप 4 हैं, तो आपकी आर्म फोर्सेस भी 2-4 रैंक आगे पीछे सही पर उस बैंडविड्थ में होनी पड़ेगी। दिस इज एप्लीकेबल टू एवरी कंट्री, राइट? लेट्स बी प्रैक्टिकल फॉर इट। ऐसा तो है नहीं कि यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो उसकी फोर्सेस क्या नाइजीरिया जितनी होगी? ऑब्वियसली नहीं। उसके आर्म फोर्सेस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस कंट्री के इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए, आर्म फोर्सेस आर वन ऑफ दी मेनी वर्टिकल्स। उसमें डिप्लोमेसी भी और बहुत सारी और चीजें, वो स्टेटस उसके साथ बढ़ता है। आपको सारी चीजों में इन्वेस्ट करना होता है। सो द मेथड इज कि इंडियन कंपनीज की तरफ वो डाइवर्ट किया जाए। बहुत सारी जगहों पर आप प्रोक्योरमेंट के पूरे प्रोसेस को रिवाइव कर दिया गया है कि इंडियन कंपनी के साथ में या फिर इंडियन जॉइंट वेंचर नहीं है तो ऑर्डर्स नहीं हो रहे, एक्सेप्ट हॉरिबली इमरजेंसी कोई चीज है, उसको अगर आप छोड़ दें तो आप ऑर्डर्स बाहर की कंपनीज के साथ में नहीं कर सकते। किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए, कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, जाहिर सी बात है कि किसी एरिया में टेक्नोलॉजी इंडियन डिफेंस सेक्शन की बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। तो टेक्नोलॉजी तो ऐसे है नहीं कि आपने 2024 में फंड क्रिएट किया और 25 में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी टेक डेकेड्स टू डेवलप। सो उन एक्सेप्शंस को आप छोड़ दें तो उस इकोनॉमी को वापस इंडिया में ही रोल ओवर किया जाए, ये मेथड है। सो इट्स नॉट जस्ट अ ब्लैंकेट प्रिपरेशन मेक इन इंडिया को लेकर क्या कुछ किया जाए वो किया जा रहा है, उसके रिजल्ट देखने मिल रहे हैं। नॉट ओनली
इंपोर्ट, आपने नंबर्स देखे होंगे कबर कि 2013-14 में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता था, ओके, वो कई गुना बढ़ चुका है 2024 तक में। एक 10 साल का एक अप्रोक्सीमेट अगर आप नंबर देखते हैं तो वो ये आप जब कोई डिफेंस इकोनॉमी क्रिएट करते हैं तो वो केवल डिफेंस डोमेस्टिक ऑर्डर्स पर रिलाय नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इकोनॉमी हैज टू प्रोड्यूस सो मेनी नंबर्स, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो तेजस हो, चाहे वो ये वाली सबमरीन हो, वो वाली वॉरशिप हो, सभी चीजों में आपको वो लार्जर नंबर फॉर एनी कंपनी और एनी economy to sustain, you need the larger number. So not only we are making for ourselves but also exporting. I'm sure आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ सालों में इंडिया ने, चाहे वो आर्मेनिया हो या फिलीपींस हो या और बहुत सारी कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज के साथ में बातचीत चल रही है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स अभी इनफैक्ट एज वी स्पीक, अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय पे प्राइम मिनिस्टर मोदी देशों के टूर पे हैं फॉरेन, और ब्राजील उसमें से एक है जिसने हमारे 4-5 डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेके इंटरेस्ट दिखाया है। वो आकाश मिसाइल भी है उसमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ब्राजील ने सामने से आर्टिलरी गन्स भी है कि हमें वी आर इंटरेस्टेड इन इट, वी वुड लाइक टू बाय दीज। सो not only for ourselves but for the export as well. So it's a pure defense economy that any country progresses. जाहिर सी बात है कि इस पूरे 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अभी डिफेंस का पोर्शन बहुत छोटा है, बहुत अगर आप 4 ट्रिलियन के मुकाबले देखें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्टेज पर है, बट वो पूरी इकोनॉमी को रोल ओवर करता है। बिफोर आई फिनिश दिस आंसर, एक आपको जस्ट एक अप्रोक्सीमेट नंबर देना चाहूंगा फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर व्यूअर्स। 2 साल पहले हमारा जो फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया जाता है उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है, ओके, तो जिसमें बहुत डिटेलिंग होती है कि बजट से पहले बजट में डिसाइड किया गया है तो क्यों किया गया है, क्या सर्वे था, क्या स्टडी थी। उसमें ये कहा गया था कि इंडियन नेवी को अगर आप एक शिप बनाने के लिए या और भी किसी चीज शिप बिल्डिंग में अगर आप 100 रुपए देते हैं तो do you know how much rollover effect in economy it creates? It gets multiplied by 3.8 something. So अगर 100 रुपए इंडियन नेवी ने स्पेंड किए इंडिया में शिप बनाने को लेकर, तो 380 रुपए का वो इकोनॉमी रोल ओवर क्रिएट करता है, द सेकेंडरी इकोनॉमी, टर्शियरी इकोनॉमी। सो या ये जो प्रोक्योरमेंट है वो केवल ऐसा बड़े नंबर्स दिखाने के लिए नहीं, उसके पीछे मेथड है, वो मेथड पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहा है। सवाल थोड़ा इस तरह है कि आप, ठीक है, आप इंडिया बिजनेस करना जानता है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करना जानता है, दैट इज गुड, अच्छी बात है, लेकिन असल में तो इंडिया को जो चीज करनी चाहिए वो इंडिया के दुश्मन बकौल इंडिया के बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ट्रेडिशनल राइवल, ठीक है, चाइना ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल राइवल, एडवर्सरी, फाइन, बांग्लादेश एक नया अब वो बन गया है, इंडिया के लिए प्रॉब्लम आ गया है। अब वो कहते थे 2 फ्रंट वॉर है, अब वो कहते जी 3 फ्रंट वॉर है, ठीक है, अभी बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। आज मैं जनरल अता हसनैन का आर्टिकल पढ़ रहा था एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट 3 फ्रंट वॉर, और विद इन ऑल दैट अभी फॉर एग्जांपल इंडिया वांट्स टू गिव वेपन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स टू ग्रीस so that they can hit Turkey's S-400 system. So 4 front war. So ये 2 front से 4 front जो war है, या चले 3 front ही फिलहाल ले लें, don't you think this is a failure of India's foreign policy and national security? At least foreign policy का अगर आप देखें, या कि आप समझते हैं कि ये चीजें होती हैं, it's not a big deal, but at the end of the day आपके एडवर्सरी बढ़ रहे हैं और वो भी खित्ते के अंदर ही, एंड दैट इन योर नेबरहुड, आपके नेबर्स के अंदर ही, एंड यू हैव अ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। आप अमेरिका को देखें कमर, जब भी कंट्री कोई ग्रो करती है ना तो उसके दुश्मन कोई भी चीज ग्रो करती है, अगर कमर चीमा ग्रो करेंगे एज अ जर्नलिस्ट, जाहिर सी बात है कि आपके दोस्त कम हो जाएंगे और दुश्मन ज्यादा हो जाएंगे, है ना। किसी को किसी की ग्रोथ इतनी आसानी से हजम नहीं होती है। सो जो कंट्री जितना ग्रो करती है उसके डिफॉल्ट राइवलरी, कुछ एडवर्सरी कैटेगरी, कुछ एनिमी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी होती है, कुछ केवल एडवर्सरी होते हैं, कुछ एनिमी बन जाते हैं, कुछ केवल राइवल रहते हैं। सो वो होता है, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एज फार एज द नेबरहुड पार्ट इज कंसर्न, देखिए बांग्लादेश ने कर लिया, अच्छा क्या कर लेगा बांग्लादेश? बांग्लादेश जो आज कर रहा है वो नेपाल
3 साल पहले ट्राई कर चुका था और आप देख लो क्या हो गया। मालदीव्स 1 साल पहले ट्राई कर रहा था, आप देख लो क्या कर दिया, है ना। सो ये सब टेम्पररी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, विच इज पार्ट एंड पार्सल। यही बांग्लादेश अभी रुबाब दिखा रहा था ना कि अडानी का प्रोजेक्ट ये कर देंगे, वो कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, सब कर भी दिया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पूरी गायब हो गई, फिर वापस आए, पूरे पैसे दिए, वापस शुरू करा दिया। सो पड़ोसी जब रहते हैं तो उनमें नोकझोंक होती है, नॉट अ बिग डील। आई एम नॉट सेइंग दैट इज नॉट एन एरिया ऑफ कंसर्न। 3 फ्रंट वॉर क्या 4 फ्रंट होगा, 5 फ्रंट होगा, बिग डील। पॉइंट इज एज आई सेड, जब आप ग्रो करेंगे तो आपके दोस्तों का साइज भी बड़ा होता है और आपके दुश्मनों का साइज भी बड़ा होता है, द सेम। इन अगर आप 10-15 साल पहले देखिए, इंडिया की इकोनॉमी उतनी तेजी से नहीं ग्रो कर रही थी, तो चाइना एडवर्सरी कैटेगरी में नहीं था, वो 1962 के बाद में कुछ खास नहीं हो रहा, राइट। अब इंडिया ग्रो कर रहा है तो चाइना को नहीं अच्छा लग रहा है, एशिया में कौन और दूसरा सुपर पावर बन रहा है, सो आपकी एडवर्सरी की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एंड ईरान कब, सॉरी टर्की वाली जो आपने ग्रीस वाले एग्जांपल, टर्की ने कब हमें सपोर्ट किया था? टर्की तो आपको ही सपोर्ट करता रहा है हमेशा, और आज की बात नहीं है, कश्मीर को लेके तो यूनाइटेड नेशन में टर्की हमेशा ही करते रहते हैं। तो हम भी अगर उसके पड़ोसी को, जैसे हमने आर्मेनिया को सपोर्ट किया आर्म्स देकर, अजरबैजान को बुरा लगता है, लगे। हाँ, ग्रीस को अगर कर बोला रहे था हैं, किसी बात और कंट्री को लग रहा है तो करें, लगे। बोला था बात आर्मेनिया जंग हार गया। हाँ हाँ, सॉरी, मैंने मैंने क्या बोला था, बात आर्मेनिया जंग हार गया, लेकिन चले आपने सपोर्ट तो किया। आर्मेनिया कौन सी जंग हार गया? वो तो अभी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, चल रहा है, ऊपर होता है नीचे होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। आशीष भाई ये बताइएगा कि ये जो अभी हम देखते हैं कि अ, पाकिस्तान जो है उसमें हमने देखा कि जो अभी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारत के जो थे, सर ने बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच की और उन्होंने बातें काफी की। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान तो समझता है कि ये कन्फेशंस हैं विच आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, लेकिन इंडिया अभी सही खुल के बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, कितने जहाज गिरे आज तक बात नहीं कर रहा, बस ये बता रहा है कि इतने जहाज जहाज गिरे। इसकी क्या वजह हो सकती है? और एक तो मैं ये छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, एंड देन साथ ही मैं अगर ये अटैच कर लूँ कि स्टेप बाय स्टेप कन्फेशंस आ रही हैं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कंप्लेंट की है कि हमें सप्लाई चेन के इशू हैं। आपको क्या लगता है, इंडियन फौज जो है वो पॉलिटिकल क्लास को ये कह रही है कि यू शुड टेक फास्ट ट्रैक डिसीजंस लेने चाहिए आपको, they are pushing them? Do you think that is one of the crux of Deputy Chief of Army Staff साहब ने जो स्पीच की उसका ये मतलब था? कमल, आपने देखा होगा वो डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ ने जो स्टेटमेंट किया लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने, वो स्टेटमेंट था फिक्की के प्लेटफॉर्म पे। वो पॉलिटिकल क्लास को नहीं, वो इंडस्ट्री को था। फिक्की इज द फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का हमारा इंडिया में बॉडी है। फिक्की तो वो इंडस्ट्री को कह रहे थे, ठीक है। इससे पहले जो आपने एयर चीफ को लेकर भी बात कही ना, उन्होंने HAL को कहा था कि आप यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स, और दिस इज अ गुड साइन, व्हाई नॉट। अगर कोई चीजें उस लेवल पर नहीं है जहां पर आप देश बढ़ाएं, एंड इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन, इट्स एप्लीकेबल टू नॉट ओनली इंडस्ट्रीज, डिफेंस इंडस्ट्री, बट इट कुड बी एप्लीकेबल फॉर politicians as well, it could be applicable for armed forces as well, it could be applicable to the state governments as well, कि जिस तेजी से देश बढ़ रहा है, जिस तेजी से जो देश की रिक्वायरमेंट है, अगर वो कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी वर्टिकल अगर पीछे है, 2 कदम पीछे, मस्ट बी पुल्ड अप। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर डेप्यूटी चीफ नहीं बोलेंगे आर्मी के, और अगर इंडियन एयरफोर्स के चीफ नहीं बोलेंगे इंडस्ट्री को, तो और कौन बोलेगा? So that's a very fair statement. In fact, look at it in a positive. That मैंने तो नहीं देखा कि इंडियन इंडस्ट्री में उसको नेगेटिवली लिया गया, इंडियन इंडस्ट्री ने उसको पॉजिटिवली लिया कि okay, so the requirements are reaching so fast and high, and we are unable to give that support or catch up to that gap. The industry is industry के लिए opportunity है। तो जिसको इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं,
जिस वर्टिकल को इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ कह रहे हैं, इट्स एक्चुअली अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्रीज, यू नो। मैं आपको बताता हूँ MMRCA डील जो इंडियन एयरफोर्स की 114 फाइटर जेट की है। मुझे एक सेंटेंस याद आता है, अभी 4 साल पहले एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जब एयर चीफ थे, तो वो हमेशा कहते थे कि हमारी जरूरत है वो छोड़ दीजिए, आप इंडियन एयरफोर्स की जरूरत है वो छोड़ दीजिए। इंडियन एयरफोर्स तो एंड यूजर है, वो तो परचेज गवर्नमेंट करती है ना, मिनिस्ट्री खरीदती है। ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दिस वाज द मैसेज फॉर द इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री। और मैं इसलिए कह रहा हूं उस स्पेसिफिक डील को लेकर, क्योंकि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। इससे बड़ी डिफेंस डील इससे पहले नहीं हुई और अभी तक नहीं हुई और शायद ही आगे होगी। 114 फाइटर जेट एक साथ में ऑर्डर करना इज अ मैमथ डील। ओके, सो वो डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो इट्स अ मैसेज टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री कुछ वर्टिकल्स में, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री कुछ वर्टिकल्स में अच्छा परफॉर्म की है, लेकिन कुछ वर्टिकल्स में अभी दे स्टिल नीड टू पिक अप और बिकम फास्टर। आशीष भाई, जस्ट अ क्वेश्चन, आप ज्यादा फोकस डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे कर रहे हैं, लेकिन आपके जहाजों की डिमांड तो फ्रांस से है या रशिया से है, ड्रोन्स की डिमांड आपकी बाहर से है, तो या S-400 की डिमांड तो बाहर से है। सो जो बड़ा वेपन खरीदते हैं वो आप बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन बात आप सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की कर रहे हैं। सो डोंट यू थिंक दिस इज अ कंट्रडिक्शन, द थिंग यू प्रोजेक्ट? फॉर एग्जांपल, इन दिस इंडिया पाकिस्तान अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें there were two things which India was projecting, S-400 and the other was आपका जो राफेल, and both of those are not Indian products, मतलब they have इंडिया ने बाय किए हुए हैं, लेकिन बात आप सारी डोमेस्टिक कर रहे हैं। डोंट यू थिंक के अभी इंडिया ना तो मैन्युफैक्चर कर सकता है जहाज, अभी इंडिया टॉक्स ऑफ हैविंग अ स्टेल्थ फाइटर जेट्स, ये जो आप इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन अथॉरिटी की बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे जी हम तो 2035 में पहला बना सकते हैं। सो मतलब बात क्या कर रहे हैं? जो जो चीज आप बाहर से मंगवाते हैं। जी जी, I'll try and cut the clutter and ये जो कंफ्यूजन है मैं इसको आपके व्यूअर्स के लिए क्लियर करता हूँ। रफेल और S-400 प्रोजेक्ट कर रहे थे? नो। क्या इंडियन मीडिया, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्म फोर्सेस ये दो वेपन प्रोजेक्ट कर रही थी? नो नो। ये दो वेपन तो केवल जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा था उसको काउंटर करने के लिए कि भाई ये S-400 देखो खड़ा हुआ है, सब बराबर चल रहा है। इट वाज दैट प्रोजेक्ट। अगर आप देखेंगे, आप गूगल कीजिएगा, आपके व्यूअर्स भी चेक कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 डजन स्टेटमेंट्स, इंटरव्यूज, प्रेस रिलीजेस, ऑफिशियल में बात कर रहा हूं, जो बार बार ये इंडिकेट कर रही हैं और बता रही हैं, ऑफिशियल वन, गवर्नमेंट की तरफ से, आर्म फोर्सेस की तरफ से, मिनिस्टर की तरफ से, चीफ की तरफ से, कि लार्जली जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ में किया गया है। चाहे आप लॉयटरिंग म्यूनिशन देख लीजिए, चाहे आप ड्रोन्स देख लीजिए, दैट इज वन। सेकेंड, जो ये परसेप्शन है कि S-400 हम बाहर से खरीद रहे हैं, रफेल हम बाहर से खरीद रहे हैं, हमारी डिमांड फाइटर जेट्स की फ्रांस के साथ में है। नो नो नो, रफेल खरीदा गया है 2016-17 में, S-400 खरीदा गया 7 साल पहले 2018 में। ठीक है, ये अभी नहीं खरीदे गए हैं, ये पुरानी चीजें हैं, तो उसको केवल इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए उन चीजों को किया गया था। पर लार्जली अगर आप इंडियन वेपन्स को देखिए, 5th जनरेशन एमका प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो 2035 में होगा। हाँ, तो एमका प्रोजेक्ट होगा, पर तेजस मार्क 1 है अभी सामने आ रहा है, तेजस ऑलरेडी आ गया है, तेजस मार्क 1 है, दी हायर वर्जन इज कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी में एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग कि कुछ एरियाज में इंडियन डिफेंस को कैचअप करने की जरूरत है, और इट इज वन ऑफ देम। क्या फाइटर जेट नहीं बनाया? मेड इन इंडिया तेजस तो बनाया। क्या उसके बेटर वेरिएंट नहीं आए हैं? बिल्कुल आए। मैं आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन अभी आपने राफेल जो अपने 26 राफेल के तो भी ऑर्डर किया है, ये 2-4 महीने पहले फ्रॉम फ्रांस फॉर जो अपनी नेवल कैपेबिलिटी वाले जो राफेल है उनके तो भी ऑर्डर हुए हैं। चले, दैट इज आप रफेल मरीन्स, हाँ आप रफेल मरीन्स की बात कर रहे हैं। मरीन्स जो, हाँ वो तो अभी ऑर्डर किए ना, वो तो जो राफेल पिछले थे वो तो हो गया, लेकिन अभी भी तो ऑर्डर किए जा रहे हैं। सो इट मींस के अभी जो, हाँ जी जी, yes, as I said कि
एक्सेप्शनली कोई चीज की जरूरत है, अब जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत इंडिया ने 2 साल पहले बना दिया। अब इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रमादित्य है, आईएनएस विक्रांत। विक्रमादित्य पे रशियन मिग 29 के जो कि डिकेड्स ओल्ड है वो ऑपरेट हो रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बना दिया, ओके, वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज विच कैन बिल्ड इट्स ओन एयरक्राफ्ट कैरियर। पर अगर जो फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी है एचएएल या फिर कोई और भी होगी, तो अगर उसमें वो फाइटर जेट नहीं बना पा रही है या उस नेवी वाले वेरिएंट को नहीं बना पा रही, उसने तेजस बनाया, पर उसने देयर वाज अनदर वन दैट वाज बीइंग टेस्टेड कॉल्ड एलसीए नेवी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी, उसके भी टेस्ट हुए, आप चेक कीजिएगा, डेक पे टेक ऑफ लैंडिंग के सब टेस्ट हुए, लेकिन आर्म फोर्सेस को वो उस लेवल की नहीं लगी कि तो उन्होंने कहा आप वापस गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इंप्रूव इट एंड देन कम बैक। सो इंडस्ट्री ग्रो करना एक चीज है, क्या डज इट मीन कि आर्म फोर्सेस को, इंडियन आर्म फोर्सेस को आप सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट चॉइस दे देंगे when they have to fight? No, there is no compromise and there is no lack of clarity there. There is this complete clarity कि you will get the best to fight, at least whichever in that domain you will get the best one. S-400 which is a better version, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी आकाश मिसाइल्स जो एयर डिफेंस का काम करती हैं, पेचोरा जो डिफेंस का काम करती हैं, वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट समथिंग वो हम यूज भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। आकाश ही तो हमने दिया था, वहां पे फिलीपींस में बात चल रही है, आर्मेनिया को भी दिया गया, और भी 2-3 कंट्रीज मांग रही हैं। सो अगर उससे बेटर अवेलेबल है और आर्म फोर्सेस को चाहिए, वो दी जाएगी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आशीष भाई आपसे करना चाहता हूं, एंड दैट इज कि जब इंडिया के डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज हमारी मिलिट्री की मूवमेंट को लाइव देख रही थी और उनको पता था कि हम कौन से वेक्टर को कहां पे चलाने लगे हैं और क्या करने लगे हैं, और उन्होंने कहा कि दिस इज समथिंग ऑफ कंसर्न, ठीक है, वो अलग बात है कि वो कह रहे थे कि जी ये हमें चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी दे रहा था या चाइना बता रहा था। ये कितनी बड़ी एक आप समझते हैं कि एक चैलेंज है इंडिया की फौज के लिए कि पाकिस्तान जो है वो लाइव देख रहा है इंडिया की सारी मिलिट्री मूवमेंट को, और एक ये, और दूसरा इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर के अंदर जब पाकिस्तान सारे इंडिया के जहाजों को सुन रहा था, जिसमें से एक जहाज की आवाज पाकिस्तान के जो एयर वाइस मार्शल उसने सुनाई भी थी जिसका नाम गॉडजिला था, डू यू थिंक दैट इंडियन एयरफोर्स एंड आर्मी आर वेरी मच कंसर्न्ड or they were not expecting कि Pakistan does have such kind of capability? Both the things, कमर, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के पास में कैपेसिटी क्या है, ये जब भी, आई मीन इट्स नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान, कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ वॉर करती है तो या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में होती है तो वो एक दूसरे की वीकनेस, स्ट्रेंथ और सभी को पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, इट हैपेंस एवरीवेयर, it happens any two countries trying to fight, they'll try to have a better intelligence over each other. पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की इंटेलिजेंस उतनी स्ट्रांग नहीं है, और वो किसी थर्ड पार्टी से चाइना इन दिस केस अगर वो ले रही है, अगर उससे उनको फायदा मिल रहा है, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, दैट इज वेयर द टू फ्रंट वॉर सिचुएशन कम्स इनटू पिक्चर। और एग्जैक्टली वही तो डेप्यूटी चीफ कह रहे थे इंडस्ट्री को कि बॉस वी गॉट टू पुल अप आवर सॉक्स, बेसिकली टेलिंग इंडस्ट्री कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर एक साइड ही हुआ और चाइना पीछे से सपोर्ट कर रहा था इन इंटेलिजेंस और सैटेलाइट फीड पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है दोनों साथ में आए और टू फ्रंट वॉर सिचुएशन इज एज रियल एज इट कुड गेट। उसको लेकर तो इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन गवर्नमेंट पिछले कई सालों से प्रिपेयर कर रही है कि ये दीज टू कंट्रीज विच हैव देयर ओन रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट वो साथ में आ सकती है। सो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। इंडिया में ये कंसर्न है कि टेक्नोलॉजी वाइज पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है, नहीं, वो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत वैरायटी में इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा, आप आई एम श्योर इस बात से अग्री करोगे कमर की इंडियन इंडस्ट्री भले ही वो अमेरिकन और चाइनीज और रशियन डिफेंस इंडस्ट्री जितनी नहीं हुई है, बट इंडियन इंडस्ट्री इन जनरल इज जस्ट much better as compared to say the Pakistani industry. Okay. So वहां पर हमें कोई इंडियन साइंटिस्ट आप देखिए are much better, चाहे वो स्पेस हो या मिसाइल हो, there is much better both in qualitative and quantitative terms as compared to Pakistan, and I'm sure you would also agree with it. उसके अपने reasons हैं, it's a different issue, but उसको लेके ये कंसर्न नहीं है इंडिया में कि
पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ये हो गई है, ये कैपेबिलिटी आ गई है, वो कंसर्न नहीं है। बट यस, ऑब्जर्वेशन हमेशा रखने चाहिए और रखे जाते भी हैं, एंड इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन। आप भी रख रहे होंगे, हम भी रख रहे होंगे, हम चाइना पर भी रख रहे हैं, चाइना हम पे भी रख रहा है। कोई भी और कंट्री एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट या वॉर सिचुएशन में वो एक दूसरे को सुनने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंस लेने की कोशिश करते हैं। It's not something that Indian government or Indian armed forces are worried about. We are not. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच आशीष सिंह भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बड़ा मजा आया वंस अगेन बात करके, बड़ी देर के बाद बात हुई आपसे, और इट्स ऑलवेज रिफ्रेशिंग एंड हैप्पी टू टॉक टू यू, एंड फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कमल, थैंक्स अगेन, थैंक यू आपके सारे व्यूअर्स को फिर से नमस्ते।